विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए अंतिम वर्ष के ऐच्छिक पेपर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत स्थूल रचनाकारों के परिचय में विद्यापति के जीवन परिचय पर प्रकाश डालने वाले हैं। इससे पूर्व हमने अमीर खुसरो के जीवन का परिचय देखा। खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में आप लोगों के सम्मुख उन्हें रखा। उसी तरह विद्यापति जी को हम आप लोगों के सम्मुख रखने वाले हैं। पदावली के माध्यम से देश भाषा के वे भी प्रथम कवि माने जाते हैं। तो देख लीजिए, विद्यापति मिथिला के विपसी गांव में पैदा हुए थे। वे मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखानावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, विभाग सार, पदावली आदि इनकी रचनाएं देखने के लिए मिलती है। इनमें कीर्तिलता और पदावली प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके संबंध में हम नीचे देखने वाले हैं कि इनमें भाषा के दृष्टि से कीर्तिलता और काव्य के सौंदर्य के दृष्टि से पदावली को विशेष महत्व दिया गया है। कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रत्यार्थ लिखी हुई रचना है। उसमें कीर्ति सिंह के बारे में बृहद विस्तृत जानकारी पाठकों के सामने रखने का कार्य हुआ है। तो पदावली के अंतर्गत विद्यापति जी ने स्वांत सुकाय और शिव सिंह लखमा देवी के प्रत्यार्थ लिखी हुई रचना हमें देखने के लिए मिलती है। स्वांत सुकाय प्राय स्वांत सुकाय लोकहिताय हुआ करते हैं। स्वयं के सुख के लिए और लोगों के हित के लिए इस प्रकार की रचनाएं होती है। और इस रचनाओं में उन्होंने जो है पदावली को चयन कर हम उसके ऊपर उसके विचार जो है तो आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। एक और वे अपभ्रंश या आहट्ट में लिख रहे थे, तो दूसरी और मैथिली में। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। अब हमने देखा आदिकाल 1050 से लेकर 1375 के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है तो प्रारंभ में हमने देखा कि जैन भाषाएं थी, बौद्ध की सिद्ध भाषाएं थी, साहित्य था, जैन साहित्य था, नाथ साहित्य था, अपभ्रंश साहित्य था। और उसके साथ ही साथ जो है कि ये भी साहित्य का यानी मैथिली साहित्य का भी उसमें समावेश हुआ था। और देश भाषा भी बड़े पैमाने पर उस वहां पर हमें देखने को मिलती थी। तो देश भाषा में लिखी हुई पहली रचना इनकी विद्यापति जी की पदावली है। और मैंने पहले ही कहा कि स्वांत सुकाय के लिए उन्होंने पदावली लिखी थी। अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति इसी कारण ठहरते हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावली को देश भाषा के प्रथम रचना मानते हुए विद्यापति जी को हिंदी का पहला कवि इसी कारण से माना हुआ है। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह के उन प्रयत्नों का वर्णन है जिनके आधार पर उन्होंने तिरहुत का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। ये तिरहुत के शासक थे। उस राज्य के अंतर्गत उनका जो मामला खोया हुआ था उसका सारा के सारा ब्यौरा विवरण यहाँ पर इन्होंने जो है तो विद्यापति जी ने हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया हुआ है। वर्णन मूलतः अतिशयोक्तिपूर्ण है, तो कहीं कहीं पर प्रशस्तिपरक भी है। अब देख लीजिए, ये राजकवि थे, कविराज नहीं। और राजा की प्रशंसा वगैरह भी इसमें क्या है आई हुई है। तो कहीं कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण भी क्या है मामला प्रसंग कीर्तिलता के अंतर्गत कीर्ति सिंह का हमें देखने के लिए मिलता है।
उन्होंने अपने समय के अंतर्विरोध, राजाओं के नाक के नीचे होने वाले अत्याचारों का यशोस्तान उल्लेख किया है। अब देख लीजिए, कभी कभी राजा महाराजा, राजा बोले दलहले, राजा के पता ही नहीं होता है कि उसके प्रजा के ऊपर उनके शासक किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उन पर किस प्रकार का जुल्म वगैरह डाल रहे हैं। ऐसे भी कुछ पॉइंटों को या कुछ जो है तो प्रसंगों को उन्होंने अपने जो है तो रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ हमें दिखाई देता है। और कीर्ति लता का महत्व इसी दृष्टि से नहीं, कीर्ति लता द्वारा भाषा में बदलाव की भी पहचान देखने के लिए मिलती है। अब कीर्ति लता केवल क्या है, ऐसे प्रसंग ये वो या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन बोल दीजिए, या फिर वो प्रशस्ति या प्रशंसात्मक वर्णन बोलो, इसके लिए नहीं है। तो इसमें इनकी जो है तो जो भाषा थी उसका भी क्या है, बदलता हुआ रूप हमें देखने के लिए मिलता है। विद्यापति के विरह में अद्भुत संयम है। संयोग वर्णन के घनीभूत बादलों का उद्दाम आवेग आखिरी बूंद तक बरसकर रिक्त हो गया हुआ ऐसा देखने के लिए मिलता है। उनके जो है तो पदावलियों को देखने के पश्चात पता चलता है कि एक पदावली का यहाँ पंक्ति का मैं जो है तो उल्लेख कर रहा हूं उदाहरण के लिए, कि राधिका जो है पूछती है, क्या पूछती है, कृष्ण ने कल आने के लिए कहकर वे मथुरा चले गए थे, और वो पूछती है कि वो कल कब आएगा। हमें पता है कि राधा कृष्ण गोपियां कृष्ण साहित्य के अंतर्गत किस प्रकार का उनका विवरण है, और कृष्ण जो है तो मथुरा चले गए हुए हैं, और वो जो है तो पहले जैसे इसमें मधुबन में यह हमें दिखाई देता है कि गौल के संग, राधा के संग जो क्रीड़ा के लिए वगैरह करते थे, वहाँ पर जो है तो गायें वगैरह चराते थे, वो मामला अब नहीं रहा। वो मथुरा के राजकाज में क्या हिस्सा लेने के चले गए, और उन्होंने कल आने का वादा किया था। तो वो कल आने के वादे को वियोग वर्णन में यहाँ पर जो है तो क्या है, कुछ पद के माध्यम से भी उन्होंने चित्रित किया है। तो एक प्रसंग रूप में यहाँ एक पद का जिक्र कर रहा हूं। कालिक आओदी कवि पिय गेल, लिखी थी कालिक भीति भरी गेल, भेल प्रभात कहन सब ही, कह कह सजनी कली कबही। यानी कि कृष्ण कल आने के लिए कहकर मथुरा चले गए हैं, और प्रातः काल राधिका पूछती है कि अब वो कल कब आएगा, है ना। इस प्रकार का भी हमें दिखाई देता है कि वर्णन उनके जो है तो पदों में वो हमें देखने के मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि निसंदेह इनकी पदावली के बारे में हम देखें तो पता चलता है कि विद्यापति शव थे। पदावली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जिनके आधार पर उन्होंने किया हुआ है, उसके संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने जो है तो मतांतर रखे हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम यदि देखें तो पता चलता है कि श्याम सुंदर दास जी ने उन्हें परम वैष्णव कृष्ण भक्त कवि माना है। क्या माना है? परम वैष्णव कृष्ण भक्त कवि माना है। किंतु पदावली में राधा कृष्ण की भक्ति भाव की अपेक्षा उनके मांसल, मादक तथा मुक्त श्रृंगार के प्रसंग अधिक दिखाई देते हैं। अब देख लीजिए ना, राधा कृष्ण ये जो है तो आराध्य है, दैवत है, पूजनीय है, लेकिन उनका रूप जो है आजकल के आधुनिक फिल्मों में हम देखते हैं ना, किस प्रकार से राधा कृष्ण बंसरी वगैरह बजाते, हीरो हीरोइन डांस नाच वगैरह होता है, और वो उनका जो है तो जो प्रेम है, स्नेह है, वो आजकल के मार्केटिंग के फिल्मों के इसमें उसमें किस प्रकार का उसका जो है तो चित्रण हुआ हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार भक्ति भाव की अपेक्षा उसमें मांसल और मादक और तथा मुक्त श्रृंगार के प्रसंग को देखा जा सकता है, ऐसा श्याम सुंदर दास जी ने अपने मंतव्य में कहा। जिनकी मादकता को कवि निराला ने निराले ही अंदाज में व्यक्त किया हुआ है। अब देखिए, निराला है वो, निराला जी ने कहा नागिन की लहर, उन्होंने यहाँ पर उसे कहा है,
और निराला जी ने यहाँ पर उनकी मादकता का, नागिन की लहर का, यानी लहर का वर्णन करते हुए रीति काव्य में भी इस प्रकार का प्रसंग देखने के नहीं मिलता। ये जो है तो उन्होंने अपना मत यहाँ पर उस संबंध में प्रकट किया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को कृष्ण भक्त परंपरा में मानते ही नहीं है। वे व्यंग्य पूर्वक कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी। अब देख लीजिए, उसके पश्चात मैंने आपको कहा था प्रारंभ में कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है तो इन्हें देश भाषा के प्रथम रचना को पदावली में शुमार करते हुए हिंदी का पहला कवि माना है। तो उनका भी इसके संबंध में और क्या विचार प्रकट हो रहा है वो देख लीजिए। बच्चन सिंह के शब्दों में विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना होगा। उनके श्रृंगार में यौन उन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विभलता, वियोग में स्मृति का संबल और भावुकता पूर्ण तन्मय है। अब आपने देखा होगा कोणार्क का जो मंदिर है खजुराहो में, वो मंदिर के बारे में मुझे पता है या नहीं, आपको पता है या नहीं है, जानते क्या आप? ओडिशा में सूर्य देवता का कोणार्क का मंदिर है पता है? नहीं? ठीक है, मैं उसके बारे में भी कुछ एक संकेत आपको देता हुआ विद्यापति की जो है तो स्थूल रचना को या विद्यापति के स्थूल परिचय को आपके सम्मुख जो है तो क्या है रखने का प्रयास करता हूं। कि हमने देखा कि बच्चन सिंह ने कहा, क्या कहा अभी, कि आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहने जैसा होगा। खजुराहो का मंदिर जो है तो क्या है, वहाँ पूरे जो है तो मंदिर के बाह्य रूप में यदि आप देखते हैं तो पूरी नग्न प्रतिमाओं का जो है तो क्या है वो कोरियो काम वगैरह क्या हुआ है। यानी मंदिर का ढांचा ही कुछ इस प्रकार का है कि समाज में चार प्रकार के लोग होते हैं, चार वर्ग के लोग होते हैं। पहला वर्ग जो होता है वो युवाओं का होता है। वो जो है तो मंदिर के बाह्य तट तक ही क्या है वहाँ जो है तो संभोग की उसकी प्रतिमा करती हुई जो मूर्तियां वगैरह है वो उनके इसमें ही गुंग होता है, उसे देखता है। फिर अंदर का एक ग्रह है, उसमें फिर जो है तो इन युवाओं से आगे बढ़ने वाला वर्ग उसमें सम्मिलित होता है। फिर आगे आगे जाते तो तीसरे दर्जे